एम्बापे और हालैंड आर्ग्यूबली दो बेस्ट प्लेयर्स हमारे जनरेशन के। अगर पिछले जनरेशन में मेसी और रोनाल्डो थे तो हमारे जनरेशन में एम्बापे और हालैंड है। मानता हूं कि मेसी और रोनाल्डो का कंपेयर हम नहीं कर सकते इन दोनों के साथ। हमारे जनरेशन अगर कोई उनके पास पहुंच सकता है तो ये दोनों ही है, अगर हम सिर्फ गोल स्कोरिंग के रिकॉर्ड का बात करें। और ये वर्ल्ड कप उनके लिए काफी बढ़िया स्टार्ट हुआ। दोनों ने ही ग्रुप स्टेज में ऑलरेडी 4 गोल मार दिए थे। और आज उनके मैचेस थे, नॉर्वे का मैच था आज आइवरी कोस्ट के साथ, और फ्रांस का मैच था स्वीडन के साथ। फ्रांस और स्वीडन के मैच में स्वीडन अच्छा स्टार्ट करती है, वो हमेशा अटैक नहीं कर रही थी और वो पोजीशन के साथ सेटल हो रहे थे। हाइड्रेशन ब्रेक तक हमें दिख रहा था कि फ्रांस टेक ओवर अपना कंप्लीट कर रही थी। स्वीडन का गेम प्लान काफी सिंपल था। अगर वो लिंकअप आयारी का यूज करके, एलंगा का यूज करके अगर वो लिंकअप नहीं कर पा रहे थे तो वो बॉल अप टॉप दे रहे थे ग्योकरेस को। ग्योकरेस बॉल होल्ड कर रहे थे और उनके पास जो रनर्स जैसे कि ईसाक हो, जैसे इलांगा हो, वो उन्हें यूज कर रहे थे काउंटर पे। और ग्योकरेस काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे अपना बॉडी का, सलीबा के अगेंस्ट, उपमैकानो के अगेंस्ट, और ये अच्छा वर्क कर रहा था स्वीडन के लिए। हाइड्रेशन ब्रेक खत्म हुआ तब हमें दिख रहा था कि फ्रांस कितना ओवरवेलम कर रही है। स्पेशली 30 मिनट से लेकर हाफ टाइम तक पूरा फ्रांस का दबदबा था। 32 मिनट में एम्बापे ने एक ओपन गोल मिला था एम्बापे को, पर एम्बापे पोस्ट हिट करते हैं और वो गोल नहीं हो पाता। और बस एम्बापे ही अच्छा नहीं खेल रहे थे। 36वें मिनट में हमें एक ऐसा चीज दिखा जो मुझे नहीं लगता था कि ये प्लेयर ये अटेम्प्ट कर सकता है। माइकल ओलिसे एज ऑफ द बॉक्स से एक बाइसाइकिल किक मारते हैं, और वो बाइसाइकिल किक गोलकीपर सेव नहीं करते, वो पोस्ट के बाहर भी नहीं जाती, वो पोस्ट के एकदम बॉटम पार्ट पे लगती है। और डेम्बेले के पास आती है, क्योंकि डेम्बेले के पास बहुत बढ़िया चांस था, क्योंकि कीपर ने अटेम्प्ट किया था और कीपर ग्राउंड पे थे, पर डेम्बेले भी ये चांस मिस करते हैं। और इसी के साथ हम देख रहे थे कि फ्रांस अपना बिल्डअप बहुत बढ़िया कर रही थी, उनका इंडिविजुअल प्ले बहुत बढ़िया हो रहा था और कोप अप नहीं कर पा रही थी स्वीडन। और इसी का फायदा उठाते हैं एम्बापे, वो 45 मिनट में फाइनली गोल स्कोर करते हैं। फ्रांस को एक कॉर्नर मिलता है, वो एम्बापे के पास बॉल आती है, एम्बापे बॉक्स के थोड़े अंदर रहते हैं और वो एक प्लेयर को ड्रिबल करते हैं, एक छोटा सा टच लेते हैं और बूम, गोल। बहुत ही बढ़िया ड्रिबल, बहुत ही बढ़िया फिनिश। और फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है 1-0 से। और फर्स्ट हाफ में डोमिनेट किए। हाइड्रेशन ब्रेक तक तो स्वीडन संभल रही थी थोड़ा थोड़ा, पर हाइड्रेशन ब्रेक के बाद फ्रांस ने पूरा ओवरवेलम कर दिया था। ओलिसे दूर से शॉट मार रहे थे, रेबियो शॉट मार रहे थे, एम्बापे गोल स्कोर कर रहे थे। और एम्बापे ये जनरली 2-3 नील हो सकता था हाफ टाइम से पहले ही, पर क्योंकि थोड़ा लक और थोड़ा अच्छा डिफेंडिंग के चलते फर्स्ट हाफ खत्म होता है 1-0। सेकेंड हाफ शुरू होता है, और अगर आप होप कर रहे थे कि स्वीडन कमबैक करेगी, स्वीडन के ग्रैहम पॉटर ने उन्हें क्या स्पीच दे दी होगी, क्या गजब खेल रहा है हाफ टाइम के बाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रांस कंटिन्यू करती है डोमिनेट करने के लिए। और 53rd मिनट में तो ओलिसे एक नटमेग असिस्ट करते हैं एक प्लेयर को, और वो नटमेग हो गए, बॉल जाती है बारकोला के पास, और बारकोला का पता नहीं क्या हो गया इस वर्ल्ड कप में, वो अच्छे फिनिश कर रहे हैं इस बार से। और ये उनका काफी बढ़िया फिनिश था, उनका ये सेकंड गोल था शायद वर्ल्ड कप में। ओलिसे को असिस्ट मिलता है और बारकोला स्कोर कर देता है, 2-0 हो जाता है। हाफ में एक और जो अच्छा चीज मुझे याद आया कि एक काउंटर हो रहा था और एम्बापे का बॉल एम्बापे ने अनसेल्फिशली ओलिसे को दी थी। पता है, क्रेजी, एम्बापे खाली गोल और वो बॉल ओलिसे को खाली गोल, बस गोलकीपर को बीट करना था, पर वो ओलिसे को बॉल दे रहे, तो ओलिसे ने एक गंदा टच लिया, फर्स्ट टच लिया, और वो बॉल स्कोर नहीं कर पाया। और एक सिमिलर चांस मिला था ओलिसे को, पर वो स्कोर नहीं कर पाया। हमें दिख रहा था कि ओलिसे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे काफी, और कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि वो थोड़ा क्या कैजुअल हो गए, 2-0 हो गया, कैजुअल थोड़ा हो गया गेम। मुझे लग रहा था वो कैजुअल नहीं हो रहे थे, वो अपना पूरा ट्राई कर रहे थे, पर उनके छोटे मोटे टच की वजह से वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और शायद 71st या 75th, जितना ही मिनट हो मुझे याद नहीं ठीक से, एम्बापे वापस एक गोल स्कोर करते हैं। ओलिसी के पास बॉल आती है, ओलिसी एक बेहतरीन थ्रू बॉल देते हैं एम्बापे को, एम्बापे फर्स्ट टाइम फिनिश एकदम साइड ऑफ द नेट और गोल स्कोर करते हैं। 3-0 गेम खत्म हो जाता है और फ्रांस ये मैच कंफर्टेबली 3-0 जीत जाती है। उनका नेक्स्ट मैच होने वाला है राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे से, वही पैराग्वे जो जर्मनी को हरा चुके हैं। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पैराग्वे का कितना बढ़िया परफॉर्मेंस था। और देखते हैं ऑर्लैंडो गिल जीतते हैं ये मैच या फिर किलियन एम्बापे। मुझे तो लगता है कि ये मैच श्योर फ्रांस जीतेगी, पर देखने में तो मजा आएगा। और अगर हम टैक्टिक्स की बात करें इस मैच में, फ्रांस का फ्रंट फोर कुछ अलग ही है। ओलिसे, बारकोला, डेम्बेले, एम्बापे, ये कुछ अलग ही है। ओलिसे क्या बढ़िया मैच था, मुझे पता नहीं कि उन्होंने कैसे गोल स्कोर नहीं किया आज के मैच में,
ये मैच 3-0 नहीं, कम से कम 5-0 होना चाहिए था फ्रांस के लिए, पर फ्रांस थोड़ी क्रिटिकल कम थी। मेनली ओलिसे थोड़े क्रिटिकल कम थे, और अगर वो क्रिटिकल थे 5-6-0 जा सकते थे। ओलिसे एक नंबर 10 के लिए बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। डेम्बेले एज अ विंगर एकदम जो टच लाइन हक करते हैं वो बढ़िया खेल रहे हैं। कभी कभी वो लोग इंटरचेंज भी कर लेते हैं, ये उनका ऐसा ही खेलते हैं वो लोग। और फ्रांस पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिन्होंने शायद 5 मैचेस में लगातार 3 गोल मारे हैं। 5 मैचेस में 3 गोल मारी है फ्रांस, यही वर्ल्ड कप लेके। और पिछले वर्ल्ड कप का शायद फाइनल है, क्योंकि ये चौथा मैच था उनका वर्ल्ड कप, और लास्ट जो फाइनल था वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 गोल मारे थे। तो हाँ, पहली नेशन जिन्होंने 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में 3 गोल मारे हैं। और एम्बापे बन चुके हैं यूरोपियन टॉप स्कोरर वर्ल्ड कप में, क्योंकि मेसी के पास अभी 18 गोल के साथ वो वर्ल्ड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर है, और वो साउथ अमेरिकन है, अर्जेंटीनियन है। और आज के ब्रेस के साथ एम्बापे 18 गोल पे पहुंच चुके हैं, मेसी के साथ वो लेवल पे आ चुके हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक मैच ज्यादा खेला है, क्योंकि अर्जेंटीना ने अपना राउंड ऑफ 32 का गेम नहीं खेला है। केप वर्डे अगेंस्ट वो 1-2 दिन में खेलने वाले हैं। और यूरोपियन टॉप स्कोरर बन चुके हैं वर्ल्ड कप में एम्बापे। और एम्बापे का ये एक जनरेशन वर्ल्ड कप हो रहा है, और जनरल में क्या वर्ल्ड कप हो रहा है कि मैच डे में ये अच्छा गेम नहीं था। और एक जो गेम वो था नॉर्वे और आइवरी कोस्ट का अगेंस्ट। इस मैच में आइवरी कोस्ट अर्ली मोमेंटम क्रिएट कर रही थी। हमें दिख रहा था कि आइवरी कोस्ट के पास ज्यादा बढ़िया चांसेस आ रहे थे, और वो अटैक ज्यादा अच्छा कर रही थी। वो अपनी विथ का काफी इस्तेमाल अच्छे से यूज कर रही थी। डियामोंडे हो या फिर और एक जो उनके विंगर है पेपे, दोनों ही काफी बढ़िया यूज कर रहे थे विथ का। और उनके पास कोनर ने काफी अच्छा चांस क्रिएट किया था, जो साइड नेट किया था उन्होंने, वो बढ़िया चांस था। एक 29 मिनट में शायद वो था जो पेपे ने एक क्रॉस आया था पेपे के पास, उन्होंने कटबैक किया। उन्हें लगा कि बॉनी आएंगे एज अ स्ट्राइकर फिनिश करने, पर बॉनी नहीं आ पाते हैं टाइम पे, और वो क्लियर कर देते हैं नॉर्वे। पर 45th मिनट तक तो ऑलमोस्ट हर हर सब कुछ यही अटैक आइवरी कोस्ट ही कर रही थी। और नॉर्वे के पास अगर हालैंड के एरियल थ्रेट के अलावा उतना कुछ दिख नहीं रहा था। और हमें ऐसा ही लगा कि अगर हालैंड स्कोर नहीं करेंगे हेडर के थ्रू या फिर टैप इन या किसी भी एक फॉर्म के थ्रू, तो फिर स्कोर नहीं कर पाएगी हालैंड। पर नूसा, जी हाँ, नूसा एक बहुत ही एक अंडररेटेड प्लेयर है, क्लब फुटबॉल में तो श्योर है, और वर्ल्ड कप में वो काफी अभी अंडररेटेड है। नॉर्वे के लिए अगर मैं बोलूंगा हालैंड से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो वो नूसा है। अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो पूरे ओवरऑल मेरे को लगता है मुझे लगता है नूसा नूसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हालैंड से, क्योंकि हालैंड एक प्योर स्ट्राइकर है। वो क्रिएट नहीं करते, वो बस चांसेस को खत्म करते हैं। पर नूसा क्रिएट करते हैं, नूसा गोल स्कोर भी करते हैं। नूसा अटैक पूरा एक लेफ्ट हैंड साइड पूरा अटैक अच्छे से संभालते हैं। वो बहुत डायरेक्ट प्लेयर है। उनके पास एक बॉल आती है, वो अच्छा ड्रिबल करते हैं, शायद स्टेप ओवर करते हैं, या फिर बस बॉल को थोड़ा नॉकडाउन करते हैं बॉडी फेंड करके, और उससे एक बेहतरीन फिनिश प्रोड्यूस करते हैं। ड्रिबल से ज्यादा उनका जो बेहतरीन फिनिश था वो काफी बढ़िया था। और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नॉर्वे 1-0 की हेडर क्या बोलते हैं उसे 1-0 की स्कोर लाइन के साथ हाफ टाइम में जाते। एगवुड के पास एक बहुत बढ़िया चांस आता है कॉर्नर से, पर वो उसको वाइड डाल देता, और फिर फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है 1-0 से। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नॉर्वे 1-0 लीड कर रही थी एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है, आइवरी कोस्ट अपना डोमिनेशन कंटिन्यू करती है नॉर्वे पे। और नॉर्वे का 65th मिनट तक तो गोल पे एक शॉट भी नहीं था। पर आइवरी कोस्ट जितना ही अटैक कर रही थी, जितना डेंजरस लग रही थी, जितना डोमिनेट कर रही थी, पर उनका फाइनल थर्ड में कोई अटैकिंग प्लेयर या कुछ भी क्रॉस हो, वो गोल क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। पर ये सब चेंज हुआ एक प्लेयर के जब वो सब्स्टिट्यूट हो गए। 68 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड के आमाद आते हैं, और आमाद के आने के बाद गेम काफी बदल जाता है। वो उन्होंने बस अपने गोल गेम को अटैकिंगली ऑफेंसिवली चेंज नहीं किया, पर डिफेंसिवली चेंज किया। 68 मिनट में एमर्ड एक हेगनसन का जो हेडर आता है, वो बॉल को गोल लाइन से क्लियर करते हैं, और वो आइवरी कोस्ट को इस मैच में अलाइव रखते हैं। क्योंकि अगर मैच 2-0 हो जाता तो फिर ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉर्वे इस मैच के तो ये मैच क्वालिफाई कर जाते। और 74th मिनट में आमड आर्ग्यूबली इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन गोल स्कोर करते हैं। पेपे बस आपने तो देखा होगा कि बुस्केट्स और मेसी वाला वो कि बुस्केट्स बस बॉल को ले ऑफ करते हैं और मेसी ड्रिबल करके 3-4 प्लेयर को गोल करते हैं मैड्रिड के अगेंस्ट। सेम हुआ आज पेपे और आमद के साथ। पेपे थोड़ा बॉल को ले ऑफ करते हैं, और आमद बॉल को लेते हैं हाफवे लाइन से थोड़े ऊपर, और बॉल को ड्रिबल करते हैं, पूरा बॉक्स तक जाते हैं। पहले एक फेक शॉट करते हैं, फिर लेफ्ट में आते हैं, फिर गोल स्कोर करते हैं। अगर आपने ये गोल देखा होगा इस मैच का, अगर नहीं देखा तो हाइलाइट्स जाके देखिए। ये वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट गोल है मेरे हिसाब से। और इसी के साथ आइवरी कोस्ट 1-1 स्कोर कर देती है गेम।
पर इस गोल के बाद नॉर्वे गिव अप नहीं करती और नॉर्वे कुछ अपने सब्स्टिट्यूशन करती है। नॉर्वे नूसा को सर्व ऑफ करती है और सोलर को सर्व ऑफ करती है। नूसा का सब्स्टिट्यूशन मुझे थोड़ा खटका था क्योंकि नूसा आपके इतने डायरेक्ट प्लेयर हैं, वो कभी भी गेम को चेंज कर सकता है। आप उन्हें क्यों ला रहे हैं, सब ऑफ कर रहे हैं? मुझे वो ठीक नहीं लगा था उस टाइम पे, पर जब थोड़ा आगे जाके ये डिसीजन अच्छा है कि नहीं ये तो हमें पता चलने ही वाला था। शेरजेरुक और बॉब ऑस्कर बॉब को लाते हैं और ऑस्कर बॉब आते हैं और एक बेहतरीन सीक्वेंस ऑफ प्ले 86 मिनट में करते हैं। वो बॉल एक अच्छा थ्रू बॉल बनाते हैं सैंडनबर्ग को और सैंडनबर्ग बॉल देते हैं हालैंड को और हालैंड टैपिंग करके गेम का स्कोर कर देते हैं 2-1 और नॉर्वे ये मैच जीत जाती है, ऐसा हमें लगा। पर आइवरी कोस्ट भी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली थी। 90 प्लस 7 मिनट में या 90 प्लस 7 मिनट ऑलमोस्ट लास्ट किक ऑफ द गेम में एक फ्री किक मिलता है एमट को, काफी बाहर से, काफी लॉन्ग रेंज वो फ्री किक था। वो फ्री किक अमर एक बहुत ही अच्छा प्लेस करते हैं एकदम टॉप कॉर्नर के थोड़े से साइड में और एकदम रूफ ऑफ द नेट के पास। पर नॉर्वे के गोलकीपर कुछ नहीं देख रहे थे। नॉर्वे गोलकीपर ने एक बेहतरीन सेव किया और इसी के साथ नॉर्वे अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीत चुकी थी 2-1 के स्कोर लाइन से। और लास्ट में हमें देखने को मिला उनका बेहतरीन सेलिब्रेशन जो हमें इस वर्ल्ड कप के हर मैच में देखने को मिल रहा है। ये मैच जेन्युइनली बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। 2-1 का स्कोर लाइन हो, आमाड का बेहतरीन गोल हो, नूसा का बेहतरीन गोल हो, गोलकीपर का बेहतरीन सेव हो, वो वर्ल्ड क्लास थे। हर कुछ इस मैच में जो हुआ वर्ल्ड क्लास था। आइवरी कोस्ट का जो डोमिनेशन था वो अच्छा था काफी। नॉर्वे का गोल जो उन्होंने अगेंस्ट रन ऑफ प्ले किया वो काफी बढ़िया था। ये मैच काफी बढ़िया था और नॉर्वे खेलने वाली अपना नेक्स्ट मैच ब्राजील के अगेंस्ट। नॉर्वे आज जैसा खेली है वो ब्राजील के अगेंस्ट वैसा नहीं खेल सकती। आइवरी कोस्ट का टैलेंट तो बहुत है, डियामोंडे, अमाड, उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, पेपे, पर आइवरी कोस्ट उतनी क्लिनिकल, उतनी इंडिविजुअल टैलेंट अभी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती जितना कि ब्राजील करती है। तो हमने देखा कि जापान के मैच में जापान ने ट्राई किया कि पूरा मैच सेटबैक करे, पर वो लास्ट में आखिर में हार ही जाते हैं। ब्राजील मार्टिनेली ने बहुत ही बढ़िया फिनिश किया जिससे कि जीत गई थी ब्राजील। और वैसे ही अगर नॉर्वे चाहती है कि ये मैच वो जीते तो फिर नॉर्वे को अटैक करना पड़ेगा। नॉर्वे सिट बैक नहीं कर सकती, वो हमेशा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल नहीं स्कोर कर सकती। हालांकि लिटरली इस मैच में 85th मिनट तक एनोनिमस थे। अगर वो इस मैच में गोल नहीं मारते तो वो इस मैच में उनका कुछ आउटपुट ही नहीं रहता। ब्राजील और नॉर्वे के मैच में नॉर्वे के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा विनी को रोकना, कुनिया को रोकना, मार्टिनेली अगर वो स्टार्ट करते हैं, एंड्री अगर वो स्टार्ट करते हैं तो इन जैसे प्लेयर्स को रोकना। और ब्राजील के लिए भी काफी ट्रिकी होगा हालैंड को शांत रखना, नूसा को शांत रखना, सोलोस को शांत रखना। तो ये मैच तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आपको मेरे मैचेस के रिव्यू अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा और ज्यादा देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ मेरी रील्स देखिए। तब तक के लिए पीस।